प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी के माध्यम से आप सभी को वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन के बारे में आप सभी को 20 मिनट की क्लास में वायुमंडल और उनके संगठन के बारे में बताऊंगा, जो आपको परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग, वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसके लिए इस वीडियो को अगर एक दो बार देखते हैं तो क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है विद्यार्थियों। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना एक सेकंड समय गंवाए हम सभी लोग आते हैं वायुमंडल पे। विद्यार्थियों, पृथ्वी के समस्त जीवधारियों, पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को जीवित रखने के लिए, पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को जीवित रखने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को जीवित रखने के लिए विद्यार्थियों वायु की आवश्यकता होती है। सौर मंडल में अगर देखा जाए, सौर मंडल में अन्य ग्रहों पर, सौर मंडल में अन्य ग्रहों पर वायु के अभाव के कारण ही जीवन नहीं पाया जाता है। सौर मंडल में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। बाकी ग्रहों पर वायु के अभाव में, बाकी ग्रहों पर अगर देखा जाए तो वायु के अभाव के कारण वहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। विद्यार्थियों, पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक अदृश्य परत, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक अदृश्य परत विद्यमान है, जो एक लिफाफे की भांति, जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। और ये वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है, जो कि रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। अनेक, ये वायुमंडल अनेक गैसों का एक सम्मिश्रण है, जो कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के इस आवरण को ही, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, पृथ्वी के चारों तरफ फैले वायु के इस आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैले इस आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता फ्रेंच और ट्रिवार्था महोदय के शब्दों में अगर देखा जाए तो वायुमंडल, फ्रेंच और ट्रिवार्था महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर से घेरते हुए पृथ्वी ग्रह के अभिन्न रूप, पृथ्वी के ग्रह के अभिन्न रूप में विस्तृत गैसीय आवरण, जो कि कई सौ मीटर की ऊंचाई, कई सौ मील की ऊंचाई में, कई सौ
मील की ऊंचाई में फैला हुआ है वायुमंडल कहलाता है। और ये परिभाषा जो है फ्रेंच और जलवायु विज्ञानवेत्ता फिंच और त्रिवार्था महोदय ने अपनी परिभाषा में कहा है। विद्यार्थियों, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, विद्यार्थियों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदैव इसके साथ चिपका रहता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण ये जो वायु विभिन्न गैसों का जो समूह है, जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चिपका हुआ रहता है। विद्यार्थियों, अर्थात अगर देखा जाए तो भूमि एवं जल की भांति, अर्थात ये भूमि और जल की भांति ये पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। जैसे पृथ्वी पर भूमि जल है, उसी तरह वायुमंडल भी पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार अगर देखा जाए तो भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार वायुमंडल की परिभाषा ये है कि गैसों, जलवाष्प तथा धूल की एक सनहत, गैसों, जलवाष्प तथा धूल की एक सनहत जो पृथ्वी के बाहरी भाग को ढके हुए है, जो पृथ्वी के बाहरी भाग को ढके हुए है, वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। विद्यार्थियों, मानव के वायुमंडल विषयक ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रही है। मानव के वायुमंडल संबंधित जानकारी में निरंतर ज्ञान में विस्तार होता जा रहा है। आधुनिक काल में टोरसरी, हैली, बर्जन, फेरल, बैजवेल्ट आदि विद्वानों ने वायुमंडल में विशेष सहयोग दिया है। वर्तमान में मौसम उपग्रहों से वायुमंडल के बारे में नवीनतम जानकारी हमें प्रतिदिन मिल जाती है। कंप्यूटर और संवेदनशील व अति परिष्कृत मौसम उपकरणों से वायुमंडल की जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण निरंतर आसान होता जा रहा है। विद्यार्थियों, चूंकि मानव का ज्ञान और विज्ञान के विस्तार से वायुमंडल के बारे में हम सभी को निरंतर नई नई जानकारियां प्राप्त होती जा रही। वायुमंडल के अगर संगठन को देखा जाए विद्यार्थियों, वायुमंडल के अगर संगठन को देखा जाए तो वायुमंडल का संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। वायुमंडल का बनावट जो है, वायुमंडल के बनावट को अगर देखा जाए तो ये ऊंचाई के साथ परिवर्तनशील रहा है। भारी गैसें निचले भागों में, जो इसमें भारी गैसें होती हैं वो निचले भागों में, एवं अधिक हल्की गैसें, विशेष प्रकार के आवेशित गैसें वायुमंडल की विविध ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। वो जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊंचाई पर पाई जाती हैं, और वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं वो नीचे पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, ऐसी सभी गैसें एवं अन्य तत्व जो कि वायुमंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल के संगठन या संरचना या बनावट का एक अंग है। विद्यार्थियों, ठीक है, इसमें वायुमंडल की संगठन, संरचना या बनावट में जो पाए जाते हैं वो नंबर 1 है गैसें। नंबर 1 विद्यार्थियों आता है गैसें। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, वायुमंडल में अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि भारी गैसें जो है नीचे पृथ्वी के करीब, भूपटल के करीब, धरातल के करीब, और हल्की गैसें धीरे धीरे ऊंचाई के साथ, चूंकि यह वायुमंडल परिवर्तनशील रहा है। ठीक है,
जिसमें नाइट्रोजन, यानी वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख है विद्यार्थियों। दोनों ही प्राण पोषक गैसें हैं। अगर कहीं प्रतियोगिता में या परीक्षा में प्राण पोषक गैसों के बारे में पूछा जाए तो आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जिक्र कर सकते हैं विद्यार्थियों। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्ध व संचालित रहता है। ऑक्सीजन से अगर देखा जाए तो शरीर व रक्त शुद्ध व संचालित रहता है, जबकि नाइट्रोजन प्रोटीन व विटामिन निर्माण का आधार है। जबकि नाइट्रोजन प्रोटीन व विटामिन निर्माण का आधार है। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का 99%, ध्यान दें विद्यार्थियों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का 99% से कुछ अधिक भाग पूरा कर देती हैं। यानी 99% से अधिक में दो ही गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी अभी आगे जिक्र होगा वो शेष 1% में, लगभग उससे कम में सारी गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के प्रथम 4 भारी गैसों में अगर देखा जाए, वायुमंडल में प्रथम 4 भारी गैसों को देखा जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें भारी गैसें हैं। ठीक है। शेष अपेक्षाकृत इनकी हल्की गैसें होती हैं। शेष जो गैसें होती हैं वो अपेक्षाकृत विद्यार्थियों हल्की होती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की अम्लीय व घातक गैसें, गंधक व अम्ल व डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, अन्य अनेक प्रदूषक भी वायुमंडल में प्रिय विद्यार्थियों पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, विद्यार्थियों ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, एवं हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक, एवं अन्य हल्की गैसें इससे भी अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ओजोन परत ऑक्सीजन एवं सौर ऊर्जा की परावैंगनिक किरणों की प्रतिक्रिया से, विद्यार्थियों ओजोन परत जो वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है, ओजोन परत ऑक्सीजन एवं सौर ऊर्जा की परावैंगनिक किरणों, यानी जिससे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें, ओजोन परत शोषित करता है और शोषित करता है, छान कर धरातल पर भेजता है, पृथ्वी पर भेजता है। तो इससे परावैंगनिक किरणों की प्रतिक्रिया से अगर देखा जाए तो 30 से 80 किलोमीटर के मध्य मिलने वाली विशेष गैसें O2 प्लस O3 है। दूसरा क्या है? अन्य पदार्थ। पहली तो गैसें हो गई, जिसमें अगर देखा जाए गैसों में नाइट्रोजन N2 जिसे कहते हैं हम, ये प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 78.03, नाइट्रोजन को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये 78.03%, ऑक्सीजन O2 जिसे कहते हैं ये 29.94%, आर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। ये भारी गैसें हैं। ये भारी 4 भारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। हल्की गैसों में अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो हल्की गैसों में हाइड्रोजन
H2। हल्की गैसों में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन H2 0.01%। दूसरी है नियान Ne, जिसका रासायनिक नाम Ne, ये है 0.0018%। अगला है हीलियम He, जिसका रासायनिक नाम He, ये है 0.0005। अगला है क्रिप्टोन, अगली गैस है क्रिप्टोन, जिसे हम Kr कहते हैं, यह है 0.0001। अगली गैस है, ये सब हल्की गैसें हैं, जीनोन Xe, जिसका रासायनिक नाम Xe है, ये है 0.000009। और लास्ट हल्की गैस है ओजोन O3, जिसका रासायनिक नाम O3 है विद्यार्थियों, ये है 0.000001। ये रासायनिक गैसें हैं, हल्की प्रकार की ये 6 गैसें हैं, यानी 4 भारी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन N2 78.03%, ठीक है। और हल्की गैसों में देखा जाए तो हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, ओजोन, ये आदि प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। तो एक तो गैसें हो गई, दूसरा जो है अन्य पदार्थ जो है, अन्य पदार्थों में अगर विद्यार्थियों देखा जाए तो जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है। वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प की मात्रा अवश्य पाई जाती है विद्यार्थियों। वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प की मात्रा विद्यार्थियों अवश्य पाई जाती है। आकाश में जितने प्रकार के संघनन रूप विकसित होते हैं, आकाश में जितने संघनन रूप विकसित होते हैं, सभी वायु में वाष्प की उपस्थिति का ही परिणाम होते हैं विद्यार्थियों। वायु में जलवाष्प सागर तल या जल तल से निरंतर होने वाले वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। वाष्पीकरण की मात्रा मुख्यतः तापमान एवं आर्द्र सतह की अनुकूलता पर निर्भर करती है। तापमान और आर्द्र सतह की अनुकूलता पर निर्भर करती है विद्यार्थियों। यदि वायु में उपस्थित संपूर्ण जलवाष्प संघनित होकर पुनः पृथ्वी को एक साथ प्राप्त हो जाए तो भूपृष्ठ पर लगभग 2.5 मीटर मोटी पानी की परत बिछ जाएगी। सामान्यतः भूतल से, अगर सामान्यतः देखा जाए तो भूतल से वाष्पीकरण घटने बढ़ने पर निर्भर करती है। विक्षोभ मंडल में होने वाली सभी प्रकार की गतिशील क्रियाएं, मेघ, बिजली, गर्जना, वर्षा, तुषार, हिमपात, ओस, पाला, कोहरा आदि जलवाष्प की उपस्थिति से ही संभव है। यानी विक्षोभ मंडल में होने वाली सभी प्रकार की गतिशील क्रियाएं जैसे गर्जना, वर्षा, तुषार, मेघ, बिजली, हिमपात, ओस, पाला, कोहरा आदि जो है जलवाष्प की उपस्थिति से ही संभव है। प्रायः अगर देखा जाए तो 7 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात, प्रायः अगर देखा जाए तो 7 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात जलवाष्प की मात्रा में तेजी से घटने लगती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात वायु में जलवाष्प अपवाद स्वरूप ही मिल सकती है। इस प्रकार जलवाष्प को अगर देखा जाए तो निचले वायुमंडल का मुख्य घटक है। यानी जलवाष्प जो है, जो निचला वायुमंडल है,
जहां पर भारी गैसें कह सकते हैं जहां पाई जाती हैं, वहां पर वायुमंडल का जलवाष्प प्रमुख घटक है। तीसरा, वायुमंडल की संरचना में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है धूल के कण। यानी पहला गैसें, दूसरा जलवाष्प और तीसरा धूल के कण। विद्यार्थियों विभिन्न माध्यमों से भूतल से धूल के विभिन्न आकार प्रकार विभिन्न माध्यमों से भूतल से धूल के विभिन्न आकार प्रकार के कण वायुमंडल की निचली परतों में पहुंचते रहते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में पहुंचते रहते हैं। ऐसे कणों की मात्रा क्षेत्रवार एवं जल, स्थल व वायु प्रवाह की दिशा के अनुसार कम या ज्यादा होती रहती है। ध्यान दें विद्यार्थियों, महीन धूल के कण वायु में झूलती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जो बहुत बारीक धूल के कण होते हैं वो वायुमंडल में झूलते हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि सौर ऊर्जा के प्रकाश को बिखेरते रहते हैं। जो कि वह कण जो होते हैं, महीन बारीक कण जो होते हैं, वो सौर ऊर्जा के प्रभाव को बिखेरे रहते हैं। विद्यार्थियों, इसी से प्रातः एवं सायंकाल की लालिमा, इसी से प्रातः और सायंकाल की जो लालिमा होती है वो दिखाई देती है। प्रातः और सायंकाल की जो लालिमा होती है विद्यार्थियों, वो इसी से दिखाई देती है। तथा दिन में आकाश नीला जो होता है इसी कारण से दिखाई देता है। धूल के कण जलवाष्प की संघनन क्रिया में, विद्यार्थियों यहां ध्यान दें, धूल के कण जलवाष्प की संघनन क्रिया में विशेष सहायक होते हैं। विद्यार्थियों, अधिक ऊंचाई पर इनकी मात्रा तेजी से घटने लगती है। अधिक ऊंचाई पर इनकी मात्रा तेजी से घटने लगती है। वायुमंडल की निचली परतों में अगर देखा जाए, वायुमंडल की निचली परतों में मिट्टी के कणों के साथ साथ समुद्री लवण के कण, वायुमंडल की निचली परतों में मिट्टी के कणों के साथ साथ समुद्री लवण के कण, जैव सामग्री के कण, ज्वालामुखी राख के कण, उल्कापात और अन्य प्रकार के प्रदूषण के कण भी पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीन आधारों पर वायुमंडल का संगठन या संरचना या बनावट, तीन आधार पर वायुमंडल की संरचना, संगठन या बनावट होती है। उसमें तीन चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 1 गैस, नंबर 2 जलवाष्प, नंबर 3 धूल के कण। गैस में अगर देखा जाए तो दो प्रकार से होती हैं, एक भारी प्रकार की गैसें, दूसरी हल्की प्रकार की गैस। भारी प्रकार के गैसों में के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.03%, दूसरा है ऑक्सीजन O2 20.94, तीसरा है आर्गन 0.93 और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। ये जो है 4 भारी गैसें हैं वायुमंडल की, और जो है 6 हल्की गैसें हैं। हल्की गैसों में जो देखा जाए तो हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन और ओजोन। ये विद्यार्थियों वायुमंडल की संरचना में ये हल्की गैसें होती हैं जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, और भारी गैसें जो होती हैं वो वायुमंडल के निचले भाग में यानी धरातल के समीप
सबसे पहले भारी गैसें पाई जाती हैं। इस बात को विशेष रूप से याद रखें। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को वायुमंडल के बारे में बताया गया, वायुमंडल की परिभाषाओं के बारे में बताया गया, वायुमंडल की संरचना या संगठन या बनावट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को वायुमंडल के बारे में, जब आपके परीक्षा हो या अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, अगर वायुमंडल के बारे में प्रश्न आता है तो इस वीडियो को एक दो बार देखने से वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे कि हाँ, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परिभाषा क्या है, और वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, संघनन कैसे होता है, संरचना कैसे होती है। संरचना में 3 चीजें होती हैं, गैस, जलवाष्प, धूल के कण। गैसों में भी 2 प्रकार की गैसें होती हैं, भारी प्रकार की गैस और हल्की प्रकार की गैस। भारी प्रकार की गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। हल्की प्रकार की गैसों के अंतर्गत हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन और ओजोन प्रकार की ओजोन गैसें पाई जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप वायुमंडल के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं तो निश्चित है कि ये वीडियो आप सभी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभप्रद होगी। हमने कोशिश किया है कि इसको सरल भाषा में आप तक इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी को प्रिय विद्यार्थियों आप तक पहुंचाया जाए। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा है या भूगोल से संबंधित परीक्षा है, चाहे वो नेट की परीक्षा हो या जेआरएफ के लिए दे रहे हो उसके लिए परीक्षा है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका 27 मिनट का ये वीडियो है, ये वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप जो है इसको एक दो बार देखेंगे तो आप सभी को वायुमंडल के बारे में जो सामान्य जानकारी है, वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की परिभाषा क्या है, वायुमंडल की बनावट कैसे होती है, कौन सी इसमें क्या क्या शामिल होता है, गैसें, जलवाष्प, धूल के कण होते हैं, गैसें कौन कौन सी होती हैं, भारी प्रकार की गैसें, हल्की प्रकार की गैसें हैं, तो उनके बारे में इस 27 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप सभी को विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।